अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मैं बार बार कह चुका हूँ कि उनकी वापसी का फ़ैसला अभी हतमी नहीं है। अभी इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। अभी वो गौर व खौस कर रहे हैं, अभी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। हाँ, अभी तक तो उनकी वापसी का तय है कि उन्होंने 21 अक्टूबर को आना है। ये बात भी दुरुस्त है कि उन्होंने फ़ैसला कर रखा है कि 21 अक्टूबर को आना है, लेकिन इस फ़ैसले पर नज़र षानी नहीं हो सकती, इसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। नज़र षानी किसी भी वक्त हो सकती है और नज़र षानी के इम्कानात जो हैं वो बहरहाल मौजूद हैं। तो मैं कुछ आपके सामने मुमकिन चीज़ें रखता हूँ। कुछ अगर डेवलपमेंट्स हो जाती हैं तो नवाज शरीफ साहब की वापसी का अमल मुश्किल होता चला जाएगा। अगर ये डेवलपमेंट्स होती हैं, ये 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर ये डेवलपमेंट्स होती हैं तो आप समझ लीजिए कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का जो फ़ैसला है ये मुश्किल होता चला जाएगा। इसमें से सबसे पहली जो सूरत है वो सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला एक केस है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उस में अगर वो बिल बरकरार रहता है या नहीं रहता, इसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब की वापसी का में रद्दोबदल हो सकता है। अब क्यों, आप सोचेंगे बज़ाहिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो तो कोर्ट के अंदर चल रहा है मामला और वो कोर्ट का अंदरूनी मामला है, और वैसे भी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम को चलाने का एक मामला है। तो फिर इससे नवाज शरीफ साहब की वापसी या सुप्रीम कोर्ट में उनकी हिमायत का क्या ताल्लुक़ है? देखिए, देखना ये है असल में ये जो केस चल रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, इसका अहम नुक्ता दरअसल ये है कि इससे पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का झुकाव किसकी तरफ है, किस तरफ है इस केस में, और 7 किस तरफ है। आप देखें, अगर 8 जजेस ये फैसला करते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको एक्ट को बरकरार रखना है, जो कि काजी फ़ाइज़ा साहब जो हैं उसकी हिमायत में हैं, और अगर 8 जजेस ये फैसला कर देते हैं कि नहीं, इसको बरकरार नहीं रखा जा सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्सरियत का पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत काजी फ़ाइज़ा साहब के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अल्टीमेटली बहुत सारी केसेस जो हैं वो आने सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ना, जिसमें नवाज शरीफ साहब के केसेस के मुतालिक फ़ैसला हो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास आना है। मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ की वापसी में काजी फ़ाइज़ा साहब का बहरहाल एक अहम किरदार हो सकता है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादा जजेस का साथ या अक्सरियत का साथ काजी फ़ाइज़ा साहब को हासिल नहीं होता तो फिर एक मुश्किल हो सकती है। आप देखें, जब 8 जजेस ने इस पर स्टे ऑर्डर दिया था तो 8 जजेस क्यों बैठे थे? क्योंकि 15 में से जब 8 जजेस ने बैठकर उमर अता बंदयाल साहब के साथ ये कहा था कि इस पर हम स्टे देते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर, और उसको रोक दिया था उस पर अमल दरामद से, तो दरअसल 8 का एक मैजिक फिगर था, और 8 का फिगर ये बताता था कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस उमर अता बंदयाल साहब के साथ हैं, यानी उमर अता बंदयाल साहब को अक्सरियत की हिमायत हासिल है। अब उमर अता बंदयाल साहब उन 8 में से चले गए, पीछे रह गए 7। अब सवाल ये पैदा होता है, उसके बाद नए भी आए हैं जजेस, यानी मुसर्रत जमाली साहिबा भी आई हैं, तो अब ऐसे में वो किस तरफ खड़ी होंगी इस केस के हवाले से, क्योंकि बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन उन्होंने भी दी है। तो देखना यह है कि अक्सरियत जो है वो काजी फ़ाइज़ा साहब के साथ है या अक्सरियत उनके साथ नहीं है, और अगर काजी फ़ाइज़ा साहब के पास अक्सरियत नहीं होती तो शायद उनके लिए मामलात को चलाना उतना आसान न रहे जितना वो चलाना चाहते हैं। क्योंकि पहले ही दिन हमने देखा था कि काजी फ़ाइज़ा साहब जो हैं उन्होंने अपना काफ़ी असर और रसूख कायम करने की कोशिश की थी, और उन्होंने बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी। काजी फ़ाइज़ा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जब फुल कोर्ट बनाया तो जजेस को रोकते रहे कि सवाल ना करें। पहले वो कहते रहे कि वकला सवालों का जवाब ना दें, फिर वो कहने लगे कि मैं अपने कोलीग्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सवाल ही ना करें। तो ऐसी सूरत में काफ़ी कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की, और अगर 8 उनके हमायत में नहीं रहते तो इससे काजी फ़ाइज़ा साहब जो हैं उनका कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या जजेस के ऊपर काफ़ी कम हो जाएगा, और उसके नतीजे में जो है वो नवाज शरीफ साहब के मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा ये है कि नैब तरामीम का जो मामला है वो आप जानते हैं फ़ैसला आ चुका है, और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी हलचल हुई है। नैब तरामीम के केस में, नैब तरामीम वाले मामले में उसके बाद काफ़ी केसेस खुल गए हैं। ये जाते जाते उमर अता बंदयाल साहब ये फ़ैसला सुना कर गए। अब इसमें बड़ा अहम नुक्ता ये है कि क्या ये फ़ैसला बरकरार रहता है
या इसको चैलेंज किया जाता और ये फ़ैसला बरकरार नहीं रहता। इससे काफ़ी सारे इशारे मिलेंगे कि पाकिस्तान की सियासत किधर को जा रही है। अगर तो इसको चैलेंज कर दिया जाता है कि नहीं जी, उमरता बंदयाल साहब का फ़ैसला गलत है और ये नैब तरामीम बरकरार रहनी चाहिए और इसके हक़ में फ़ैसला हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी ज़्यादा आसान रहेगी। लेकिन अगर ये केस अपील में नहीं जाता या अपील में जाता है और उमरता बंदयाल साहब का फ़ैसला बरकरार रहता है, तो ऐसे में इसका मतलब यह है कि नवाज़ शरीफ भी नैब केसेस की जद में आएंगे। और अगर नवाज़ शरीफ साहब नैब केसेस की जद में आते हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए पाकिस्तान में आकर अपने मुकदमात को फेस करना आसान नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर अगेन उनके लिए एक पॉइंट हो जाएगा कि उनकी वापसी की राह में रुकावट साबित होगा। तो बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी काफ़ी चीज़ों से मशरूत होती हुई नज़र आ रही है। और जितने भी पॉइंट्स अभी 2 मैंने आपके सामने रखे, 2 और रखूँगा, लेकिन इन सारे पॉइंट्स में जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो हमें यही दिखाई देता है कि नैब जो केसेस हैं उसका क्या बनेगा। क्योंकि एक परसों की जो मीटिंग नवाज़ शरीफ साहब ने की थी वो भी ये जुम्मे की इनफैक्ट की थी, वो जुम्मे की मीटिंग भी नवाज़ शरीफ साहब ने इसी नुक्ते पर की थी कि अब नैब तरामीम के बहाल हो जाने के बाद या वो ख़त्म हो जाने के बाद अब केसेस का मामला क्या होगा और केसेस किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। नवाज़ शरीफ साहब डिसाइड जब कर रहे होंगे अपने वापसी के वो हतमी तौर पर, तो इस नुक्ते को सामने रखेंगे कि इस केस का क्या बनेगा। तीसरा जो है वो काजी फैसल साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात कैसे रहते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि काजी फैसल साहब ने धरना केस लगा दिया है और वो जो धरना केस उन्होंने लगाया है काजी फैसल साहब ने, वो धरना केस इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात को बिगाड़ भी सकता है और बेहतर भी कर सकता है। तो अब हमें जो 28 तारीख को जब हम देखेंगे इस केस के बारे में, इसके बारे में सुनेंगे, तो हमें अंदाज़ा होगा कि काजी फैसल साहब क्या सोच रहे हैं और उनके दिमाग में क्या है। या तो वाकई वैसा ही है जैसा अपेरेंटली लग रहा है कि वो बावर कराना चाहते हैं कि भाई मैंने फ़ैसला दिया था, बताओ क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है। अगर तो वाकई वो इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट मांग लेते हैं और अपने फ़ैसले को एम्फसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि जी इस पर अमल दरामद होना चाहिए, तो ये सीधी सीधी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लड़ाई वो मोल ले रहे होंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट और काजी फैसल साहब के दरमियान लड़ाई होती है तो इसका असर भी नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर पड़ेगा। नवाज़ शरीफ साहब की स्मूथ वापसी और फिर स्मूथ सेलिंग, इन दोनों में उनके इन तमाम जो इदारे हैं उनका एक पेज पर होना और स्मूथ होना ये बड़ा ज़रूरी है। तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी इससे हर्ट होगी, या उनके बाद चलें वापसी हो भी जाती है तो वहाँ यहाँ आकर मामलात को अच्छे तरीके से चलाना उनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि काजी फैसल साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कैसे रहते हैं, ये बड़ा अहम फैक्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है। इसी तरह से आखिरी बात यह है कि इलेक्शन की तारीख क्या होती है और इलेक्शन में ताख़ीर होती है या नहीं होती, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर तो इलेक्शन वक्त पे हो रहे हैं, यानी 28 जनवरी को हो रहे हैं, जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो रहे हैं या फरवरी के शुरू में हो रहे हैं, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी के इम्कानात ज़्यादा हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से इलेक्शन खटाई में पड़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं या फ़ैसला नहीं हो पाता, तो ऐसी सूरत में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी नज़रसानी हो जाएगी। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि इलेक्शन 6 महीने के लिए डिले हो जाते हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं, वैसे तो उम्मीद है इलेक्शन होंगे, अपने वक्त पर होंगे, अपने वक्त से मुराद है कि जनवरी फरवरी में होंगे, अपने वक्त पर तो नहीं हो रहे, लेकिन बहरहाल नया वक्त जो दिया गया उस पर होंगे। अगर फ़र्ज़ कीजिए उससे 6 महीने के लिए टल जाते हैं और कहा जाता है कि नहीं इलेक्शन अगले साल जून जुलाई में होंगे, तो क्या फिर अभी नवाज़ शरीफ वापस आ जाएंगे? तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वापस आ जाएंगे। तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी जो है वो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है और इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो, और इलेक्शन का मामला भी अगेन सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। आप देखिए ना कि इलेक्शन कमीशन ताख़ीर होती है तो ताख़ीर कर रहा है, तो उस सिलसिले में पहले ही दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी हुई हैं। उन दरख्वास्तों को अगरचे काजी फैसल साहब ने अपनी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, फैज़ाबाद धरने को उन्होंने पीछे से निकाल के और उसको झाड़ पोंछ करके सामने ले आए हैं, तो ये तो उन्होंने कर दिया है। लेकिन जो अभी सबसे अहम मामला है 90 दिन के अंदर इलेक्शन का, उसमें वो सोचो विचार में है या मसलहतन उस केस को नहीं लगा रहे। लेकिन अल्टीमेटली अगर इलेक्शन कमीशन और ताख़ीर का शिकार करता है तो दरख्वास्तें और आएंगी सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आना सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मामलात के साथ जो है वो उसके गिर्द घूम रही है और अल्टीमेटली इन सारी बातों में नवाज़ शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में बेहतरी या ख़राबी का एक एलिमेंट भी शामिल है। तो हमें देखना यह है कि इन सारी चीज़ों को मिलाकर, यानी ये सारी चीज़ें अगर साजगार होती हैं या इनमें से ज़्यादा चीज़ें साजगार होती हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब
साहब के वापस आने का रास्ता बेहतर होगा। और अगर इनमें से कुछ चीज़ें उनके ख़िलाफ़ चली जाती हैं, सूटेबल नहीं रहती और हालात उनके मुताबिक नहीं चल रहे होते, तो वो ज़रूर इन नुक्तों को सोच के गौर करेंगे कि क्या ऐसे में उनको वापस आना भी चाहिए या नहीं। तो अब देखें वो क्या फ़ैसला करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।